नमस्ते बच्चों। देखो आज हम एसएसटी में अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हेडिंग देख लो आप, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें, एक एक लाइन को गौर से सुने और पढ़ते हैं हम इसको। भूमि आप सब जानते हैं, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ सब सुने सुनाए नाम है, कोई ज़्यादा इसकी डिटेल बताने की आपको ज़रूरत इस नहीं है। इसमें दो चीज़ें बताई गई है, पहले एक तंजानिया का, अफ्रीका का उदाहरण है, फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड का है। तो इसमें क्या कहा गया है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा किसी लड़की का नाम है, पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद वो लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद भी करती है। उसका पूरा परिवार के पास उनकी एक छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है, यानी वो जहाँ रहते हैं वह चट्टाने हैं चारों तरफ और उनकी झोंपड़ी है। बकरियाँ चराने का काम उसके करते हैं। पानी लाने के लिए उसको दूर जाना पड़ता है। बात कहाँ की है? तंजानिया अफ्रीका की। नाम क्या है लड़की का? माम्बा। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का सेम उगा पाते हैं। जैसे वहाँ की भूमि है, ज़मीन है, जैसी ज़मीन होती है वैसे ही फसलें वहाँ पैदा होती है। फिर भी वो परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कहाँ की बात है? अफ्रीका की। मतलब यूँ है कि वहाँ की भूमि ऐसी है ना, तो जैसी भूमि होती है वैसे ही वहाँ फसलें पैदा होती है। फिर दूसरा उदाहरण है पीटर, न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। न्यूजीलैंड की बात बता रहे हैं। वहाँ पीटर नाम का कोई है जो भेड़ पालन करता है और उससे ऊन का वो काम करते हैं। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनकी भेड़ों का बाड़ा कुछ दूर पहाड़ियों से लगे हुए विस्तृत घास के मैदानों में है। पहाड़ है लेकिन घास के मैदान भी है, जहाँ उनकी भेड़ों के लिए क्या बना रखा है? बाड़ा। ठीक है, वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि में इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। जैविक कृषि भी करते हैं, सब्जियां भी उगा लेते हैं, तो उनका बहुत अच्छा सा कार्य चल रहा है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये माम्बा वाली बात है और ये पीटर वाली बात है। तो इसको तो बहुत अच्छा संसाधन मिल रहे हैं, जीविका के साधन मिल रहे हैं, लेकिन इसको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि अलग है, चट्टानी प्रदेश है और यहाँ मैदानी प्रदेश है, तो यहाँ अच्छा होगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई? जहाँ की भूमि चट्टानी उबड़ खाबड़ होती है वहाँ पर फसलें कम पैदा होती है, आजीविका के साधन कम होते हैं, और जहाँ मैदानी भाग होते हैं वहाँ कृषि होती है। जैसे हम मैदानी भागों में रहते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की क्या है? उपलब्धता है। यानी जिस प्रकार के संसाधन उपलब्ध होंगे उसी प्रकार के उद्योग धंधे होंगे। वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, जल, मृदा आदि सब क्या करते हैं? ये सब भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो भूमि की जो गुणवत्ता होती है, जहाँ की स्थितियाँ जैसी होगी उसी के अनुसार वहाँ उद्योग धंधे और आजीविका के साधन लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो भूमि क्या होती है? भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत से, जैसे भूमि से ही, भूमि बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है? देखो आगे पढ़ेंगे। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। जो भूमि, जो टोटल पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत? 30% भाग ही क्या है? स्थल है, यानी भूमि है, और बाकी 70% भाग पर क्या है? पानी है, जल है। याद है ना इतना आपको? तो वो जो 30% भूमि है वो भी पूरी तरह से ही आपके यूज़ के लिए, काम के लिए नहीं है। उसमें भी कई पहाड़ हैं, कई पर्वत हैं, कई उबड़ खाबड़ ज़मीनें, मैदान तो बहुत कम ही हैं। फिर आगे देखो, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य, यानी रहने के लायक नहीं है। सभी जगह रहने लायक नहीं है क्या पृथ्वी पर? नहीं है। तो आओ आगे बात करते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, और इसी भूमि और जलवायु के अलग अलग होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या कम और ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ मैदानी प्रदेश होंगे वहाँ पर
रहने के लिए अच्छी जगह भूमि उपलब्ध होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। और जहाँ पर क्या होगा, पहाड़ी प्रदेश है, रेगिस्तान है, गर्मी गर्मी पड़ती है, मैदान नहीं है और वहाँ की जलवायु अलग है, तो फिर वहाँ बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। जैसे पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर क्या है, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ तो कोई नहीं रहता। तो ये बात है। उबड़ खाबड़ इसला करती पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन, सामान्य विरल अथवा निर्जन वन, उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है। उर्वरक जो मैदान होते हैं, जैसे जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन होगी, पर्वत होंगे, ढाल होंगे, जलाक्रांत यानी बाढ़ आती होगी और जंगल होंगे, निर्जन वन होंगे, वहाँ तो जनसंख्या कम रहेगी, लोग कम रहते हैं। लेकिन जहाँ उर्वरक मैदान है, नदी घाटियाँ कृषि के लिए क्या होती है, उपलब्ध होती है, इसलिए ये स्थान विश्व में सघन बसे हुए क्षेत्र यानी लोग ज़्यादा रहते हैं। समझ में आएगी। अब आगे भूमि के क्या क्या उपयोग है। भूमि का उपयोग विभिन्न काम के लिए किया जाता है, जैसे कृषि खेती करते हैं हम, वानिकी है ना, उद्यान बगीचे आदि, खनन खनिज निकालते, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारक की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। माम्बा का जो परिवार जिस स्थान पर रहता है वो चट्टानी प्रदेशों में रहता है और वहाँ पर क्या है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ पर आजीविका के साधन कम है। लेकिन पीटर जहाँ रहता है वो मैदानी प्रदेशों में रहता है और वहाँ पर क्या है, आजीविका के साधन अच्छे हैं। ठीक है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे भूमि का उपयोग ज़्यादातर किसकी वजह से ज़्यादा कर सकते हैं, इसला करती, वहाँ की जो भूमि की आकृति वो कैसी है, मिट्टी कैसी है वहाँ पे, वहाँ की जलवायु कैसी है, खनिज और वहाँ जल उपलब्ध है या नहीं है। मानवीय कारक, अब जैसे जनसंख्या है, प्रौद्योगिकी यानी उद्योग धंधे आदि लगाना, भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है। निजी भूमि तो व्यक्तियों के स्वामित्व स्वयं के लिए होती है, जबकि सामुदायिक भूमि होती है जो भूमि जो होती है सभी के लिए होती है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं सामुदायिक भूमि, जैसे चारे के लिए, फलों के लिए, औषधीय जड़ी बूटियों के लिए आदि के लिए कौन सी भूमि का उपयोग करते हैं, सामुदायिक भूमि का। और इसी को हम क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। किसको, सामुदायिक भूमि को। समझ में आएगी बात। ध्यान से आप सुनते रहो और लाइन पे ध्यान रखो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन तो जहाँ की जाएंगी वो थोड़ी है, वो तो जितनी उतनी है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता रहता है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता भी क्या होती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बना लिए, यानी जो सामुदायिक सभी की जो भूमि थी है ना, उस पर लोगों ने क्या कर लिए, व्यापार स्थापित कर लिए। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शहरों में तो लोगों ने क्या कर दिया, उस पर घर बनाने लगे और गाँव में क्या करने लगे, उस जगह पर खेती करने के लिए उस जमीन को यूज करने लग गए। ठीक है। फिर आगे चलें तो आज भूमि उपयोग, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों। ये लो, भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनते जा रहे हैं। निम्नीकरण मतलब जो कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार हो रहा है, इसलिए भूस्खलन की समस्या आती है। भूस्खलन क्या है, जमीन का एक नव से नीचे धंस जाना, मृदा अपरदन, मिट्टी का पानी के साथ बहकर चले जाना, कटाव होना, मरुस्थल यानी रेगिस्तान का प्रसार होना, ये सब पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। आप इस चित्र को ध्यान से देखो, ये लो दिख रहा है सबको। चित्र में क्या बताया गया है बच्चों, ध्यान से देखो आप। इसमें यूँ कहा गया है, भूमि उपयोग में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन हो गया। पहले देखो लोग बाग ऐसे भूमि का उपयोग कर देते, ऐसे रहते थे, और इधर खेती बाड़ी, पशुपालन और ये सब बाग बगीचे सब
दिखाई देते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने उस जगह पर क्या कर दिया, जैसे मकान बनने लगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा था, है ना, बैलगाड़ी से खेती हो रही थी, अब ट्रैक्टर वगैरह से इससे होने लगे, सड़कें बन गई, ठीक है, पहले कच्चे थे। फिर उसके बाद और ज़्यादा हुआ विकास, तो वो इस तरह की स्थितियाँ आ गई, नगर बन गए, शहर बस गए, और पेड़ कम थे। अब धीरे धीरे इस चौथे चित्र में देखो फिर बहुत ज़्यादा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, और ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी आप देखते ही हो, देख रहे हो ना, ठीक है। भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि जो है उसको कैसे बचाएं हम। बढ़ती जनसंख्या, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। किसका, जो वन की, जंगलों की जो ज़मीन थी, भूमि थी वो, और कृषि योग्य जो भूमि है उसका विनाश हो रहा है, क्योंकि खेती की जगह पर भी क्या बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। आप देख ही रहे हो कोटा में कितनी आसपास की ज़मीनों पर क्या बन गए हैं, मकान बन गए हैं। बने कि नहीं बने भाई, बन गए ना, सब देख रहे हो आप। अपने आसपास की कॉलोनियाँ जो भी बसी हुई है, वहाँ पर पहले कभी क्या होती थी, खेती होती थी, लेकिन आज वहाँ मकान बन गए। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वनोरोपण, जंगल लगाने चाहिए, भूमि का उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक का विनियोग, उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के प्रमुख सामान्य तरीके हैं। ये तो इन सब चीज़ों से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम मृदा। मृदा क्या होती है, मिट्टी, जमीन पर जो बारीक कणों के रूप में विद्यमान रहती है उसको मिट्टी कहते हैं। देखो आज इसमें आगे पढ़ेंगे। मृदा के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लो इसको फटाफट, हो गया। ये भूमि की से निकटता से जुड़ी रहती है। भूमि से क्या होती है, निकटता से जुड़ी रहती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार की निर्धारित करते हैं। स्थल का जो भी रूप होता है वो मृदा के विभिन्न प्रकारों का निर्धारण करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। पेज को पलट लेंगे आप सभी, पलट लिया क्या, बिल्कुल पलट लिया सर, और ये हमने रख दिया है। देखो इसमें ये चीज़ें समझाई गई है। भूस्खलन क्या होता है, एक वस्तु अध्ययन क्या होता है, न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। आओ तो इसको देख लेते हैं। भूस्खलन सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। जब ज़्यादा लगातार बरसात होती है तो भूस्खलन होता है। यह नदी प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, नदियों को बहने से रोक देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। चिंता का एक बहुत मुख्य विषय है, ठीक है। तो ये तो हो गया भूस्खलन। एक वास्तुस्थ अध्ययन, यानी कोई एक जगह का उदाहरण दिया गया है। कौन सी जगह, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंग पियो के निकट पंजी गाँव है। उसमें बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। मतलब ज़मीन ही क्या है, एक जगह से नीचे धंस जाती है, हट जाती है, सड़कें नीचे की नीचे चली जाती है ज़मीन में। ये भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को बहुत हानि पहुँची। पंजी गाँव की किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से उसको खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या होती है, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, भूस्खलन को रोकने की जो विधियां हैं वो यहाँ दी गई है। सबसे पहले तो भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों में मानचित्र बनाकर उसके प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। जैसे चित्र में देखो ये प्रतिधारी दीवार है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी अधिक पेड़ पौधे वनस्पतियों का विकास करें। सतही अपवाह तथा झरने प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय भी करने चाहिए। तो ये तो हो गए बच्चों भूस्खलन की बात। नेक्स्ट पेज में आ जाओ आप। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है ना। मिट्टी को ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, अपसई चट्टानी पदार्थ होते हैं और जनक चट्टानें। इस तरह से ये मिट्टी परिच्छेदिका है। अपसय क्या होता है, यहाँ देखो
तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है। क्षय मतलब टूटना ही होता है। ठीक है, अब देखो हम भूमि वाली मृदा वाली बात पढ़ रहे थे। तो ये जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बना देता है। मिट्टी क्या होती है? जो चट्टानें होती है ना, उसके अपक्षय से बनती है और अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बना देता है? उपजाऊ बना देता है। यानी उसमें खनिज लवण की मात्रा अच्छी होगी, जैविक पदार्थ अच्छे होंगे तो वो मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। ठीक है, ये देखो मृदा और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मिट्टी क्यों कैसे बनती है। सबसे पहले जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, खनिज मात्रा जैसे किसी जगह की मिट्टी, जैसे कोई रेतीली मिट्टी है तो वो उपजाऊ कम रहेगी, वहाँ फसलें कम होगी। काली मिट्टी है तो वो बढ़िया उपजाऊ होगी। ठीक है, उच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करता है। तो ये सब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाओ बच्चों। देखो इसमें क्या है, मृदा निर्माण के कारक, मृदा कैसे बनती है, उसके कौन कौन से कारक हैं। ये लो, मैंने पेज को सेट कर दिया है, ये लो। ठीक है, अब आप देखो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायवी कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक किससे बनती है? एक तो स्थलाकृति हो, जैव पदार्थों की भूमिका हो, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है, अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग हो सकते हैं। मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा का कमी और उसको उपाय कैसे कर सकते हैं रोकने के। मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का अपनी एक जगह से खिसकना। जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है, अब बारिश के कारण पानी बहकर जा रहा है तो वहाँ मिट्टी का कटाव होता है, तो उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो बहकर क्या करती है? पानी के साथ चली जाती है नदियों में। तो उसको रोकना बहुत बड़ा कार्य है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो रहा है, यानी मिट्टी में कमी आ रही है। मृदा के निम्नीकरण के सहायक कारक कैसे? वनोन्मूलन, क्या? वनों का कम होना, अतिचारण, पशुओं का अत्यधिक चराना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना, यानी खेती में जैसे खाद देते हैं, कोई दवाई छिड़क रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो उससे भी मिट्टी को नुकसान होता है। और वर्षा, दोहन, भूस्खलन हो जाए, बाढ़ आ जाए। मृदा संरक्षण की विधियां निम्न प्रकार है। अब ये तो क्या है, इसके कारण है निम्नीकरण के, मिट्टी का ह्रास कैसे हो रहा है, कम कैसे हो रही है, लेकिन इसको बचाए कैसे? ठीक है, वो उसका बहुत बड़ा तरीका है। एक तो मल्च बनाना। मल्च क्या होता है बच्चों? देखो, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, यानी ऊपर से मिट्टी को ढक देते हैं तो उसकी जो नमी है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। वेदिका पारम, ये पहाड़ी इलाकों में ढलान वाले जगह होते हैं, तो जैसे ये इस तरह का ढाल है तो यूं करके यूं 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 करके क्यारियाँ बनाते हैं और ऐसे ही फसल बोई जाती है। और ये समुच्चय रेखीय जुताई, इस तरह से खेती, इसमें जुताई हकाई की जाती है जिससे मिट्टी बहने से बच जाती है। दूसरा यहाँ बनाया गया है वेदिका फार्म, ये देख रहे हो आप, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जैसे ढाल ज़्यादा होता है ना, अब यहाँ पानी बरसेगा यहाँ, तो यहाँ से गिरता गिरता है तो मिट्टी तो सारी बह के नीचे आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसके विपरीत यूँ आड़ी जुताई की जाती है और ऐसे फसल बोई जाती है, तो इससे क्या है? मिट्टी रुक जाती है। तो ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो जाए, इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। चित्र 2.5 में आप देख सकते हो वेदिका फॉर्म। समुच्चय रेखीय जुताई भी करके हम मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इस तरह से अगर उसको जुताई करेंगे तो वो मिट्टी को बहने से रोक सकती है। ठीक है, रक्षक मेखलाएं, ये देखो, क्या तटीय प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये कहाँ होता है? तटीय, जो समुद्री किनारे के जो इलाके हैं, पेड़ ऐसे, पेड़ जो होते हैं लाइन से लगाए जाते हैं, लाइन 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 लाइन, देखो लाइन से पेड़ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे ना। तो इससे क्या होते हैं, जो मिट्टी हवा के कारण या जो बाढ़ आती है उससे बहकर आगे नहीं जाती है। ठीक है, ये तो हो गया मिट्टी को अपरदन को रोकने के उपाय। आगे और कौन सा उपाय आ रहा है देख लेते हैं हम। ये अगला आ गया समोच्च रेखीय रोधिकाएं।
ठीक है, इसको हम देखते हैं। समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती है, खाएँ भी खोद देते हैं। आओ देखो यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है। एक आकार की ब 2 ट्रे ले लो, एक ट्रे के अंत में छेद बनाओ और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से, यानी एक ट्रे इस वाली में, इसमें नीचे छेद कर दो और उसमें क्या कर दो, मिट्टी भर दो। अब ट्रे की मृदा खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूँ और चावल के दाने लगाओ। 2 ट्रे ले ली, एक में तो खाली कर दो और एक में क्या कर दो, गेहूँ और चावल लगा दो। ठीक है, ब ट्रे के दाने होकर कुछ ऊंचे हो जाएंगे। जिस ट्रे में आपने दाने डाले वो क्या हो जाएंगे, उग जाएंगे और ऊंचे होंगे। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों, ढलान पर रख दो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालो। अब दोनों में क्या करो, जैसे इस कोने से, ये से ढाल इधर है, इनका इधर है ना, तो इस यहाँ से पानी डालो, इधर से पानी डालो, डाल रहे हैं दोनों में। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल, यानी पंकिल कैसे, कीचड़ वाला जल को 2 अलग अलग डिब्बों में अर्पित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई। यानी कौन से वाले से ज़्यादा मिट्टी बही, कौन से वाले से बहेगी, जिसमें फसल दाने नहीं बोए गए, इसमें बहेगी ना। चट्टान बांध, चट्टानी बांध बना दो। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी जहाँ चट्टानी बांध बना देते हैं उससे क्या होता है, जल प्रवाह यानी जल जो बह रहा है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे बहता है। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दौन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जा सकती है, तो इससे भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया भूमि और मृदा के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जल के बारे में। जल तो आप सभी जानते हो, एक बात तो आप सबने सुनी है, जल ही जीवन है। अब आओ जल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पहले हमने पढ़ लिया नवीकरणीय। भूपृष्ठ का 3/4 यानी 3/4 मतलब 3/4 भाग जल से ढका हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि 30% भाग पर ही क्या है, भूमि है, बाकी पर जल है। इसलिए जल ग्रह कहना उपयुक्त है। किसको, पृथ्वी को। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। जीव सबसे पहले कहाँ, महासागरों, क्योंकि ज़्यादातर पृथ्वी के भाग पर क्या है, पानी है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। 2/3 हिस्से पर तो जो जल है ना, वो किसके रूप में, महासागरों के रूप में। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है, यानी खारा होता है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जो पृथ्वी पर 70% से अधिक, 71% लगभग होता है, उतना जो जल है वो ज़्यादातर किसका है, समुद्रों का, महासागरों का है। लेकिन वो पीने योग्य, खाने योग्य, मतलब अपने मानव जीवन के उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि वो खारा है। अलवण जल केवल 2.7%। अब देखो, जो मीठा जल है अलवण, वो केवल 2.7% ही। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से सुनो, समझो कि जल कितना कम है। पीने योग्य जो अच्छा जल है वो बहुत कम है। इसमें लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। और इस 2.7 जो जल है ना, उसका भी जो ज़्यादातर 70% भाग तो बर्फ़ के रूप में ढका हुआ, बर्फ़ के रूप में है, जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, वहाँ मतलब वहीं पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। बाकी 30% जल बचा, इसमें से वही अपने पीने योग्य है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। ये लो, सिर्फ 1% जल है, केवल 1% जल ही है हमारे पीने के लिए। बताओ अब कितनी कमी है पानी की। और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ये भूम जल, ये जो भूमि का जल है अंदर से निकल रहा है, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में है और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। बस इतना ही है अपने पास, 1% जल है, बाकी बिना काम का जल है जो हमारे काम का नहीं है। इसलिए हम इस जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और उसका कम से कम यूज़ करें तो उपयोग में लें, व्यर्थ में पानी को ना बहाएं। आगे देखो बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पढ़ो यहाँ से। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है।
पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही उसको घटाया जा सकता है, सीमित है। इसकी कुल मात्रा स्थित रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। याद है ना, महासागरों में जब गर्मी पड़ती है तो उसमें जब वाष्प बनकर ये भाप बनकर ऊपर उठता है और ये वाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में एकत्रित हो जाता है, फिर इनसे बादल बन जाते हैं और फिर ये पानी भूमि पर आता है, फिर वापस भूमि में चला जाता है और यहाँ से बह करके वापस महासागरों में चला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने के और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी उद्योगों में भी करते हैं, बांधों के रूप में भी कर रहे हैं, सिंचाई में भी कर रहे हैं, पीने के लिए, धोने के लिए बहुत सारा काम आता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। इस कारण से पानी में क्या है, कमी आ रही है। जो अच्छा पानी हो 1% जो पानी पीने योग्य है। जल उपलब्धता की समस्याएं, जल क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसकी समस्याएं क्या है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है ना। ऐसे कई स्थान है जहाँ पानी नहीं है पीने का। अधिकांश अफ्रीका देश है, पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको है, दक्षिण अमेरिका, ऐसे कई और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी इन देशों में, इन स्थानों पर जो मीठा पानी है वो बहुत कम है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, यानी पानी नहीं बरसता यहाँ पे, और उनमें जलाभाव की कमी, जल की कमी आ जाती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अर्थात वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी जो जल के स्रोत है या तो प्रदूषित हो गए हैं या फिर वहाँ बरसात नहीं होती है, इस कारण से वहाँ जल की कमी आ रही है। देखो ये यमुना नदी का चित्र दे रखा है बच्चों। यमुना नदी वहित मल, औद्योगिक बहिस्राव और कचरे के कारण प्रदूषित होता है, क्योंकि इसमें नदी नालों का पानी सब इसमें आ रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी भी इसमें आ रहा है, इस कारण ये दूषित हो रहा है। आप अपनी चंबल नदी को देखो, सारा नदियों जो नालों का पानी है गंदा सब उसमें जाता है और कई तरह की उसमें कितना गंदा पानी हो रहा है। फैक्ट्रियों का जल उसमें जाता है, नदी नालों का पानी उसमें जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो अब हम क्या करें, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये क्षीण होते संसाधन का संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरण संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग, आगे पेज में आ जाओ, यहाँ पे ये लो, मैंने पेज सेट कर देता हूँ, ये लो। तो इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। असंशोधित, आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन देख रहे हो ना, और जल निकायों, औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं, बहिस्राव, जल के प्रमुख संदूषक, यानी संदूषक मतलब दूषित करने वाले कारक हैं। ये सब कौन से है, जैसे अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मलमूत्र इसमें चला जाता है। कृषि में जो दवाएं आदि छिड़कते हैं फिर उसमें जो बहकर पानी जाता है वो नदियों में चला जाता है। उद्योगों यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जल है दूषित, ये सब इसको खराब कर रहे हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इनको शोधित करो, शुद्ध करो, परिशोधित किया जा सकता है ना। वन और वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, उसको रिसाव को रोकना चाहिए। वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए भी क्षेत्रों में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करें, यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग करें। और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप
अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है भाई बालकों, तो आज हमने भूमि, मृदा और जल इन 3 चीज़ों के विषय में पढ़ा। और ये वीडियो बहुत क्या है लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम इसको यहीं रोकेंगे। अगले वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट इसका बचेगा वो उसको हम उसमें पढ़ लेंगे। और उसी के साथ आपको क्या करना है, जितना पढ़ा दिया उसको रीडिंग लगानी है प्रत्येक बच्चे को। ओके, फिर उसके बाद हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें ही अपना चैप्टर पूरा होएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, धन्यवाद।